आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। और आज गुफ्तगू में मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने महाभारत सीरियल में कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाया और सड़क, सोल्जर, सनम बेवफा जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा और बड़ो बहू में भी ये बेहतरीन अदाकारी करते नजर आए। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक्टर, डायरेक्टर और राइटर पंकज धीर से। पंकज धीर उन गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी बाकमाल अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान कायम की। किसी भी तरह का किरदार हो, पंकज धीर उसमें बहुत आसानी से उतर जाते हैं। यूं तो पंकज धीर ने बॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत साल 1981 में फिल्म पूनम से की थी, लेकिन इन्हें कामयाबी और पहचान मिली टेलीविजन सीरियल महाभारत से, जिसमें इन्होंने कर्ण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि ये नाम न केवल उनकी पहचान बन गया, बल्कि महारथी कर्ण की कल्पना भी कोई अगर करे तो पंकज धीर का ही चेहरा सामने आता है। हिंदी के साथ साथ पंकज धीर कई दूसरी जुबानों में भी फिल्में कर चुके हैं। साथ ही राइटिंग और डायरेक्शन में भी ये हाथ आजमा चुके हैं। इसके अलावा पंकज धीर अपने एक्टिंग स्कूल अभिनय एक्टिंग एकेडमी के जरिए नई नस्ल को एक्टिंग सिखाने का काम भी कर रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू भाई। इस शो को सब जो देखते हैं सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा मोड़ है जहां से एक्टिंग की शुरुआत होती है? मैं बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बम्बई के एक ऐसे इलाके में रहता था जिसका नाम है बांद्रा, और जो मेरा मकान था, मेरे फादर का जो मकान था, उसके सामने दिलीप कुमार साहब की सिस्टर का मकान था जिनका नाम था ताज मुमताज़। अच्छा। तो दिलीप कुमार साहब वहाँ हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे अपनी बहन के पास वक्त गुजारने आते थे। उनके बिल्कुल साथ में लगता हुआ घर अमानुल्लाह खां का था, जो जीनत अमान के फादर थे और जो उस जमाने में मुगल आजम लिख रहे थे वजाहत मिर्जा के साथ। तो वहाँ पे के आसिफ साहब का आना जाना बहुत था क्योंकि वो राइटर थे उस फिल्म के। और मेरे घर पे क्योंकि मेरे फादर खुद एक नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो मेरे घर पे कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, राजेंद्र सिंह बेदी, बलराज साहनी, इनका आना जाना था। और हमारे घर के बिल्कुल सामने साइड पे बिमल रॉय साहब रहते थे। तो ऐसी जगह पे जब कोई बच्चा बड़ा होता है, इनको देख करके, इतने बड़े बड़े फनकारों को देख करके, तो डेफिनेटली रुझान जो है उस तरफ चला जाता है। तो बहुत छोटा था तब मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, मैं यही काम करूँगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, फादर भी आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे और आसपास का आपका इलाका भी ऐसा था जहां फिल्म स्टार्स रहते थे। तो ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ऐसी क्या वजह थी कि आपने 13-14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया और उस वक्त आपको मेहनताना जो है वो 250 रुपये मिलते थे, आप पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ? वो क्या था कि मेरे फादर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक चादर मैली सी, बेदी साहब की कहानी पे बेस्ड, जिसका नाम था रानो। उसमें धर्म जी और गीता बाली जी दोनों स्टार्स थे, और गीता बाली जी और मेरे फादर पार्टनर थे उसमें एज प्रोड्यूसर्स, एंड मेरे फादर डायरेक्टर थे। लेकिन उस फिल्म के लास्ट 3 या 4 दिन का काम बाकी था। अच्छा। एंड गीता बाली जी को स्मॉल पॉक्स हो गया और उनका देहांत हो गया। और मरते मरते वो मेरे फादर से ये प्रॉमिस ले गए कि मेरे साथ ये फिल्म गई। अच्छा। अब देखिए उनका कैरेक्टर, उनका सब कुछ लग चुका था उस फिल्म में। और मुझे अभी भी याद है कि दिलीप कुमार साहब हमारे घर आए और उन्होंने मेरे फादर से कहा कि हम फिल्म को रोक के मीना कुमारी को इस रोल में लेकर आएंगे, और मैं कहूँगा लोगों से कि गीता बाली की डेथ हो गई, अब आप मीना कुमारी को एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा। लेकिन मेरे फादर ने कहा मैं प्रॉमिस दे चुका हूँ, ये फिल्म गीता के साथ गई। तो उस वक्त
उस वक्त आई एम टॉकिंग ऑफ 1963 1964, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सदमा मेरे फादर को लग गया और वो उसमें से कभी निकल ही नहीं पाए। अच्छा। और मैं बहुत छोटा था तब, एंड वहीं पे मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने फादर का राइट हैंड बनूंगा। और बिल्कुल उनके विपरीत, जैसे वो फिल्म बनाते थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने नरेंद्र बेदी जी को ज्वाइन किया। अच्छा। जो एक कमर्शियली बहुत ही कमाल के डायरेक्टर थे। तो उनके साथ मैंने कई साल काम किया और उनको एक्चुअली मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। तो क्या वो दौर जो था, वो वक्त था, वो मुश्किल था आपके लिए क्योंकि आप बहुत कम उम्र के थे? हाँ, कम उम्र के थे। मैं बहुत छोटा था। क्या था कि पैसे लाने थे घर में, हमारी फैमिली थी, मेरा छोटा भाई था साथ में, मेरी माँ थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं छोटी सी उम्र से घर को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उस वक्त मेरे फादर का ये कहना था कि तुम पढ़ो भी साथ में। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था, स्कूल जाता था, फिर काम करते हाँ जी, थे। क्योंकि बेदी साहब जो थे, राजेंद्र सिंह बेदी, वो मेरी माँ से राखी बंधवाते थे। तो उनके बेटे थे नरेंद्र बेदी। तो हमारी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो मुझे उतना टाइम दे देते थे कि तुम पढ़ के आ जाओ, फिर मुझे ज्वाइन कर लो। अच्छा। तो उनके साथ फिर मैंने काफ़ी काम सीखा, तो काफ़ी काम किया भी। अच्छा। अच्छा, अभी की बात करें तो आप तो एक जाने माने कलाकार हैं, इतना बड़ा आपने एक आइकॉनिक किरदार महाभारत में निभाया, लेकिन शुरुआत में आप कैमरे के सामने आने से झिझकते थे। नहीं, क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रेन अपने आप को कर रहा था टू बिकम अ डायरेक्टर। मुझे फिल्में बनाने का शौक था और फिल्म डायरेक्टर बनने का शौक था। एक्टर का तो मैंने सोचा ही नहीं था। हुआ ये कि एक दिन मैंने बहुत कम उम्र में, मैं आई मस्ट बी अबाउट 20 या 21 साल का था, तो मैंने फिल्म साइन कर लिया एज ए डायरेक्टर। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हम लोकेशन देखने चलते हैं, तो हम फिल्म सिटी नया नया बना था, तो हम वहाँ गए। अच्छा। तो वहाँ हम कैमरामैन और डायरेक्टर मैं था और प्रोड्यूसर के साथ हम बात कर रहे थे, तो गाड़ी आई, उसमें सारिका बैठी नहीं, जो एक्ट्रेस सारिका। तो उसने हाथ दिखाया, उसको हम मीनू कहते थे, उसका पेट नेम मीनू था। तो मैंने भी कहा हाय मीनू। वो चली गई अपने मेकअप रूम में। थोड़े देर के बाद उनका बॉय आया, कहने लगे मैडम आपको बुला रही हैं। मैंने कहा मुझको बुला रही हैं? हाँ। तो मैं ऊपर गया मिलने, मैंने कहा बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे। कहती तुम बताओ तुम कर क्या रहे हो आजकल। अच्छा। मैंने कहा मैं तो फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। कहती मैं चाहती हूँ तुम हीरो बनो मेरे सामने। मैं एक फिल्म बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसका नाम है तितली। उसके डायरेक्टर हैं चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी। तो 2 हीरो सब्जेक्ट है, मेरा डबल रोल है, एक राज बब्बर, एक आप। मैं चाहती हूँ आप कीजिए वो रोल। अरे मैंने कहा मैं कैमरे के सामने नहीं कर पाऊंगा, मेरे पसीने छूट जाएंगे, मुझे कुछ आई डोंट लाइक इट। तो उन्होंने कहा नहीं आप ट्राई तो करो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जैसे लगते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल है, आप जरूर कीजिए। अच्छा। और वहीं का वहीं उसने मुझे साइनिंग अमाउंट दे दिया जिसको मैं नकार भी नहीं सका। और वो पैसे लेकर के मैं घर आ गया। मैंने कहा चलो फिल्म तो बाद में भी बन सकती है, एक्टिंग का चांस है, मैं करता हूँ। कितना अमाउंट मिला था? मुझे 5,000 रुपये दिए अच्छा। थे उन्होंने। हाँ, 5,001। उनकी मदर प्रोड्यूसर थी उस। वो फिल्म स्टार्ट हो गई, 17-18 दिन हमने खूब दबा के शूटिंग की। उसके बाद साहब ऐसा हुआ कि कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में अनबन हो गई, वो पिक्चर बंद हो गई। पिक्चर बंद हो गई, बट इन दैट प्रोसेस क्या हुआ कि मुझे 2-4 पिक्चरें और मिल गई। अच्छा। एज अ हीरो। तो मैंने कहा चलो फिर अभी डायरेक्शन को फिर मैंने थोड़ा पीछे छोड़ा और ये काम शुरू कर दिया। लेकिन लक ने साथ नहीं दिया उस वक्त। अच्छा। तो मेरी वो 3-4 फिल्में जो थी वो सब फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो गई तो मैं फिर एक्टर से, हीरो से असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और तब मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब हीरो नहीं बनूंगा और मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा। तो मैं फिर तो डायरेक्शन के उस पीछे लग वक्त गया। आप डबिंग का काम करते थे? नहीं, क्या हुआ था कि क्योंकि इतना बड़ा, मतलब मैं एक हीरो से सीधा नीचे आया, तो मैंने कहा मैं अब हर डिपार्टमेंट को सीखूंगा। मैं कैमरा सर्विस करना शुरू किया। वामन गुरु बहुत बड़े एडिटर थे हमारे, उनके यहाँ मैंने एडिटिंग सीखी। उस ज़माने में मूवी वाला होते थे। फिर मैंने डबिंग शुरू की। ये जो अंग्रेज़ी फिल्में आती हैं उनको, या साउथ की फिल्मों को अंग्रेज़ी में करना, ये जो भी मतलब यू नो डिफरेंट। तो मैं ये काम करना शुरू कर दिया। रात को डबिंग करता था, दिन में दूसरे काम करता था, असिस्टेंट भी था। तो सारी चीज़ें जो फिल्म मेकिंग की जो डिपार्टमेंट से सबको सीखना शुरू कर दिया।
और ऐसे ही एक दिन मैं BR फिल्म्स के डबिंग स्टूडियो में बैठा था। वहाँ पे मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर मदन चोपड़ा, उनके साथ बैठा था। रात के कुछ 11 बज रहे थे। तो सामने से BR चोपड़ा साहब आए, उनको मैं जानता था। अच्छा। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा हेलो सर कैसे हैं। कहते हैं यार तुम हो कहाँ और तुम कर क्या रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, आजकल डबिंग कर रहा हूँ। कहते कल मेरे दफ्तर में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अच्छा। मैं ठीक सर, कल पहुँचूंगा आपके दफ्तर। और मैं उनके दफ्तर गया तो देखा वहाँ कम से कम 300-400 लड़का बाहर खड़ा है लाइन लगा के, और सबके हाथ में इतने इतने पर्चे, उसमें ऑडिशंस चल रहे थे। ऑडिशंस चल रहे थे, संस्कृत के डायलॉग थे। उनको देखते देखते मैं अंदर गया तो चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि हाँ भाई आओ, और अपने असिस्टेंट से कहा कि इनको तैयार करो, और उनके कान में कुछ कह दिया। तो मेरे यहाँ उन्होंने फटाफट 2 कल्ले लगाए, मूँछों को ताव दिया, एक मुकुट सर पे रख दिया और डायलॉग दे दिए। मैंने खूब जोर से अपना ऑडिशन किया जितना मैं समझ सकता था। तो चोपड़ा साहब ने देखा और कहा कि मुझे मेरा अर्जुन मिल गया। तो अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था? हाँ, अर्जुन का रोल ऑफर हुआ, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी जो साइन हुआ था अर्जुन का हुआ था। अच्छा। तो मैं भी बड़ा खुश, सब बड़े खुश, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं अर्जुन बन गया। मैं बाहर आया 3 लेकिन महीने। आपने तो कर्ण की भूमिका निभाई। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो अर्जुन बन गया मैं। तो साहब वेरी हैप्पी कि मैं आई एम प्लेइंग अर्जुन। 2-4 महीने बाद चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे यार वो ब्रनल्ला का रोल है जिसमें वो औरत बनता है, तो तुम्हें अपनी मूंछ काटनी होगी। अच्छा। तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। मैंने कहा मैं मूंछ तो नहीं काटूंगा चोपड़ा साहब, मेरे ना फेस का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो कहने लगे तुम एक्टर हो, कौन हो, यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये क्या बात तुमने कर दी कि तुम मूंछ नहीं काटोगे, इतना जबरदस्त रोल दिया है। मैं कहा सर मैं मूंछ नहीं काटूंगा। तो उन्होंने कहा वो दरवाजा है, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, और फिर कभी घूम के आना नहीं। अच्छा। मैं ठीक है सर, और मैं निकल गया। सब बाहर लोग कहने लगे तुम पागल हो, हाँ। एक मूंछ के चक्कर में तुम अर्जुन का रोल छोड़ रहे हो। मैंने कहा मैं मूंछ नहीं काटूंगा, मुझे पता है मेरे फेस का बैलेंस खराब कोई हो था, जाएगा। किसी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं ले लो हाँ, ये बहुत रोल? गूफी पेंटल उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो रवि चोपड़ा जो मेरे दोस्त जो BR चोपड़ा साहब के बेटे, उन्होंने सबने कहा। लेकिन अब मैं चला गया। फिर 6 महीने निकल गए, फिर चोपड़ा साहब का फोन आया, अच्छा। आओ मेरे पास। मैं आया, कहने लगे तुम कर्ण का रोल करोगे। मैंने कहा सर मूंछ तो नहीं काटनी पड़ेगी। अच्छा। कहने लगे नहीं, तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन किया था और मैं चाहता था कि तुम अर्जुन करो, लेकिन कर्ण इज एज गुड, तुम वो रोल करो। तो ऐसे मुझे फिर कर्ण का रोल मिला। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जिसको मैंने कहा सर मैं जरूर करूंगा। अच्छा, शूटिंग के दौरान कई हादसे भी हुए आपके साथ। एक बार आपकी आंख के पास तीर लग गया था। हाँ। और नेक्स्ट डे आपने फिर शूटिंग भी की। जी जी वो जी। कैसा, कितना मुश्किल वो था? क्या था कि हमारे फाइट मास्टर साहब, वो क्या था कि अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध। हाँ। तो मैंने वो अपना धनुष पकड़ा हुआ था, और धनुष को यहाँ से एक वो जो फिश नेट की वायर आती वो बांधी थी, और उस पर तीर रखा अच्छा। था। वो तीर खींच के मारते हैं, उस तीर को मेरे धनुष पे लगना था, धनुष ने टूटना था। हाँ। ये शॉट था। तो मैंने जब ऐसे करके धनुष किया तो वो बिल्कुल मेरी आई लाइन पे था। वहां से जब वो फाइट मास्टर ने छोड़ा तो कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई जिसमें वो तार टूट गई, अच्छा। और वो तीर जो है सीधे आके मेरे ना यहाँ आँख में घुस गई ऐसे, और उसको निकाला तो फव्वारा नहीं होता खून का, ऐसे निकला। मैंने सब लोग बर्फ लेकर आए, और मेरी सिर्फ कानों में आवाज़ें आ रही थी कि पंकज धीर अंधा हो गया है। अरे। और मैं ये सोच रहा था कि मेरा तो करियर अब स्टार्ट हुआ है, ये क्या हो गया। और वहाँ से मुझे, ये गोरेगांव की बात है जहाँ फिल्म सिटी है, वहाँ जंगल का एरिया है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक प्रोडक्शन की गाड़ी में बिठा करके ये ले गए एक बहुत ही छोटी जगह में, जहाँ पे मैं आपको क्या बताऊं, इतना सा कमरा था छोटा सा, 5x5 का। उस डिस्पेंसरी में अच्छा। एक बड़े बुजुर्ग से डॉक्टर बैठे हैं जो सिर्फ MBBS थे। अच्छा। तो उनके यहाँ जाके लिटा दिया, कहना साहब इनको तीर लग गया देखिए। तो उन्होंने लिटाया, कहना बेटे तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भैया मेरा करियर है, मेरा ये फेस है, इसको बचा लीजिएगा वरना। तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, कहना तुम आराम करो। उन्होंने टाँके लगाए, अच्छा। पूरा पैच आँख का बंद किया,
और मैं घर आ गया। घर आया तो मेरे घर वाले बहुत परेशानी, क्या तुम कहाँ चले गए थे? वो मुझे स्पेशलिस्ट के यहाँ लेकर गए। स्पेशलिस्ट ने जब खोला, वो कहता ये आदमी कौन है, इसके तो हाथ चूमने चाहिए। अच्छा। इतना जबरदस्त तो मैं भी नहीं कर सकता, क्या स्टिचिंग की है। आप सोचिए मेरे जो लक बिल्कुल। कहते हैं। अगले दिन मैं उसके यहाँ गया, मिठाई लेकर के, फूल लेकर के। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। रवि चोपड़ा का फोन आया कि पंकज हम फंस गए हैं, हमारा काम फंस गया है, एपिसोड फंस गया है, वो सीन हमको कंप्लीट करना ही है जो रह गया था। अच्छा। मैंने कहा सर मेरे तो पट्टी लगी हुई है एक तरफ। कैसे तो करेंगे उन्होंने आप? कहा कि हम एक तरफ से आपको शूट करेंगे, आर यू रेडी? अच्छा। मैंने कहा सर आई एम रेडी, आइए। तो मुझे अभी भी याद है कि वो एक तरफ से शूट किया था, मुझे और मेरे डायलॉग्स थे। तो जहाँ पे पट्टी थी उसको एकदम मिनिमाइज करके एक तरफ से शूट करके मैंने वो पूरा सीन कंप्लीट किया। जी, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पैशन था अपने Passion, काम के definitely, लिए, definitely। कि आपको चोट लगी है और नेक्स्ट डे आपको शूटिंग भी करनी है जी। और आप गए भी, आपने किसी तरह की आनाकानी नहीं की। तो वो देखिए- चीज़ क्या आजकल के आर्टिस्ट में देखते हैं नहीं आप? नहीं, क्यों नहीं। देखिए पैशन जिसको कहते हैं, ये कहते हैं पेट में आग। आप बच्चन साहब को आज भी देखिए, चाहे वो ऐड कर रहे हों या फिल्म कर रहे हों या केबीसी कर रहे हों, आप उनकी एनर्जी लेवल को देखिए, आप उनके एंथुजियाज्म को देखिए, आप उनके पैशन को देखिए, वो सब झलकता है। जब तक आपके अंदर वो आग लगी हुई है, बिल्कुल। आप काम करते रहेंगे। जिस दिन वो आग बुझ गई, आपको अपने आप रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये आग लकीली मेरे अभी भी लगी हुई है, एंड वो पैशन जो है वो अभी भी है, क्योंकि मेरे लिए फिल्मों से बढ़ के और कुछ नहीं। You know। अच्छा, ये हादसे जो हैं ये आप ही के साथ क्यों हो रहे थे? नहीं, मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ हुए। नहीं, आपके साथ एक और हादसा मेरे हुआ साथ जब और आपको 2-3 हादसे हुए चलते हैं। रथ से कूदना पड़ा था जान नहीं, बचाने वो के रथ लिए। का तो ऐसा था कि युद्ध का सीन था, और आक्रमण हो कहने के बाद जब रथ आगे बढ़ा, तो जो मेरा सारथी बैठा था, वो लोहे की पाइप होती जिसके आगे 4 घोड़े होते हैं, हाँ। और वो अटैच होती है आपके रथ के साथ। हुआ ये कि वो जो जॉइंट था, वेल्डिंग का जॉइंट, वो टूट गया। वो टूटने की वजह से हुआ ये कि जो सारथी है वो नीचे गिर गया, और जो चक्का था रथ का वो उसके ऊपर से चला गया। तो उसके तो 4-5 रिब्स टूट गई, पेट वेट कट गया, वो बेचारा बहुत बुरे हाल में था। अब घोड़े अलग हो गए रथ से, और ढलान थी, और ढलान के आगे खाई, और मैंने पहनी हुई धोती और मोजड़ी, और मैं वो खंबे को पकड़ के रथ अपना चले जा रहा है फ्री व्हील, कौन रोकेगा। अच्छा। तब मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं तो खाई में चले जाऊंगा, तो इट्स फिनिश्ड। तो मैंने कहा मुझे कूदना होगा। तो ये रथ यूं जा रही थी और मैं यूं कूदा ऊपर हवा में, और यूं गिरा हूं नीचे जमीन पे, और रथ निकल गया आगे। मुझे चोटें लगी यहाँ पे, लेकिन मैं बच गया। दैट वाज ए बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता वरना। ये एक हादसा हुआ। दूसरा हादसा ये हुआ कि भीम के साथ मेरी लड़ाई थी। अच्छा। वो लड़ाई चली 4 दिन। हाँ। लेकिन भीम साहब क्या थे कि वो इतने हेवी थे और इतने बड़े थे, और वो एक्टर नहीं थे, तो वो रियल घुमा के मारते थे। तो मेरी सारी उंगलियां टूट गई थी उस टाइम पे। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है, मेरा बेटा 8 साल का था, वो आया था शूटिंग देखने। तो उसने जब देखा कि अब उसके डैडी की उंगलियां टूट घायल हो गई गई, तो हैं। वो भीम को डांटने लगा अच्छा। कि हाउ डेयर आपने मेरे फादर के ऊपर ऐसा किया। छोटा सा था। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। इतना बड़ा आप इतना मेगा शो था जिसके अंदर हर टाइप की सीक्वेंसेस थे, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। महाभारत के अलावा एक और बहुत बड़ा ऐसा ही शो था जिसे हम लोग बचपन से देखते आए हैं, उसे देखकर ही बड़े हुए हैं, चंद्रकांता। ओह यस, बहुत बढ़िया शो। उसमें मैं विश्व पुरुष बना था, और उसमें सबसे डेंजरस बात ये थी कि रोज़ सुबह जब मैं 9 बजे सेट पे आता शूटिंग के लिए, तो कम से कम 100 सांप होते वहाँ। अच्छा। अलग अलग किस्म के सांप थे, Real और वो थे? सारे सांप मेरे ऊपर, रियल सांप। उस जमाने में ये कोई क्या कहते हैं डिजिटली बनाया हुआ सांप नहीं, रियल सपेरे आते थे। अच्छा। और सांप लेकर आते थे, और जिसको मुझे पकड़ना था, जो डसता था मुझे, वो कोबरा होता था बड़ा वाला, कम से कम 8-9 फुट का। अच्छा। और तो ये बीच में आपको रुकूंगी, ये शूटिंग से पहले आपका कभी एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि आपने सांपों के साथ बिल्कुल नहीं मिले जुले या तरन्नुम, ये मैं पहला आपको बताऊं, एक्सपीरियंस था? मुझे बुखार चढ़ता था। मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे। मैं घर पहुंच गया था, मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सांप पकड़ता हूँ, मुझे कुछ होता है, मेरे पीठ पे सांप चल रहे हैं, पेट पे सांप चल रहे हैं, उड़ने वाले सांप है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि तुम ग्लव्स बना लो।
हाँ। तो आप देखेंगे जब भी सांप के साथ सीन था तो मेरे पास एक काला ग्लव होता था जिससे मैं सांप को पकड़ता था। तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे वो रोल करने को मिला, क्योंकि उसमें जितनी वैरायटी थी, उसमें जितना मतलब आप हर इमोशन उसमें था, क्या नहीं था उसमें। बिल्कुल। तो एज एन एक्टर तो मेरे लिए वो जादू था, जादू। उस टाइम आप बहुत महाभारत की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और एक टेस्ट भी हुआ था, पॉपुलैरिटी टेस्ट, जिसमें आप तीसरे नंबर पे थे। मुझे अभी भी याद है वो कि नंबर 1 पे राजीव गांधी जी थे, नंबर 2 पे बच्चन साहब थे, और नंबर 3 पे मैं था। उसके बाद बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि हिंदुस्तान के का बच्चा बच्चा, गांव गांव, कहीं मैं चला जाऊं लोग हाथ जोड़ के मुझको मिलते थे और बहुत प्यार करते थे। मुझे एक किस्सा आपको सुनाता हूं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई महाभारत में, तो उस वक्त अपना मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह। उनका फ़ोन गया चोपड़ा साहब को कि पंकज धीर कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा साहब यहीं हैं, बताइए क्या बात है। उनको इमीडिएटली भेजिए मध्य प्रदेश। अच्छा। क्या हो गया? मैंने आप भेजिए उनको। तो मैं साहब यहाँ से मुझे चोपड़ा साहब ने भेजा, वहाँ गया। वहाँ हेलीकॉप्टर में अर्जुन सिंह जी, मैं और उनके कुछ मंत्री, हम गए साहब बस्तर। बस्तर में क्या देखा कि गांव का गांव, आदिवासियों का बस्तर में, उन्होंने सब ने अपने सर जो है शेव कर लिए। अच्छा। क्योंकि कर्ण मरा था। ओह। और कम से कम मतलब 5-7 हज़ार आदमियों ने साष्टांग नमस्कार में लेट गए जमीन पे। मैं तो कांपने लगा। और फिर उन्होंने चांदी में मुझे तोला, और वो चांदी वहाँ डोनेट करके वहाँ स्कूल बनाया गया था। अच्छा। बस्तर में। तो कहने का मतलब है कि इतना प्यार, मतलब इतना प्यार आपको इतना प्यार दर्शकों से मिला। हिंदुस्तान में, मतलब इट वाज क्रेजी। बहुत बहुत मतलब लकी एक्टर जिसको कह लीजिए कि इतना प्यार मिला। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ इतने हज़ार लोग थे और बहुत से लोगों ने अपना सिर भी मुंडवाया था, तो जब इस तरह से आपको पब्लिक से प्यार मिलता है, देखते हैं कि पब्लिक हमें इतना प्यार करती है और इतनी रिस्पेक्ट देती है, तो उस वक्त क्या किस तरह की फीलिंग आती है मन में? भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपने आप को कहता हूँ आई एम ब्लेस्ड। ये ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, कि मुझे इस पॉइंट पे ले आए जहाँ इतना प्यार दिया गया मुझे, मेरी कला और मेरे काम को इतना सराहा गया। तो इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ना हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बन जाती हैं, कोई प्लान नहीं है इसके पीछे। शोले बन गई, वो 5 साल चलनी थी, क्यों चली? वो एक कॉम्बिनेशन होता है। महाभारत भी एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन था। वो इतने कमाल के लोग उससे जुड़ गए, कमाल के राइटर्स, कमाल के एक्टर्स, कमाल के डायरेक्टर, मतलब हर चीज उसमें इतनी अच्छी बन गई कि वो बन के एक मेमोरेबल बात हो गई। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट, उसको मैं अपने आप को लकी मानता हूं। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। किरदार आए उसको बखूबी मैंने निभाया, चाहे वो कर्ण का रोल था, चाहे शिवदत्त का रोल था, चाहे एक आया था सीरियल युग, उसमें मैंने अली खान का रोल किया था। आज भी कश्मीर में मैं जब जाता हूँ तो एयरपोर्ट से लोग शुरू हो जाते हैं कि हमारा अली खान आ गया। अच्छा। इतना प्यार करते हैं, इतना पुराना शो। मन की बात है जन जन की,